नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के बाद से सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दरअसल अधीर रंजन पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल करने को लेकर निलंबन की घास गिरी। बीजेपी सांसदों ने अधीर रंजन के बयान पर कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन का प्रस्ताव पास किया, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि जिस वक्त अधीर रंजन ने टिप्पणी की थी, उस समय प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे। फिलहाल ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है। तब तक अधीर रंजन सस्पेंड रहेंगे। वहीं इस कार्रवाई से आज बबूला कांग्रेस इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। वहीं अधीर रंजन ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पीएम का अपमान नहीं किया। पीएम के दरबारियों को लगा कि मैंने अपमान किया और इसीलिए कार्रवाई की गई। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अधीर रंजन की आदत में यह शुमार हो चुका है। वो बगैर तथ्यों के सरकार का अपमान करने की कोशिश करते हैं। बार बार चेतावनी के बाद भी उनकी आदत में सुधार नहीं हुआ। उनका आचरण सदन की गरिमा के खिलाफ रहता है और इसीलिए ये एक्शन हुआ। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अधीर कांड पर आग बबूला हुई कांग्रेस। पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर किए गए सस्पेंड। कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में कांग्रेस। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा पूरे देश ने देखा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार के दौरान कुछ ऐसे बयानों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद कार्रवाई का चाबुक भी चला है। दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी उन पर भारी पड़ी। बीजेपी सांसदों के कड़े विरोध के बाद अधीर रंजन को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन तब तक निलंबित रहेंगे जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। कार्यवाही के बाद कांग्रेस गुस्से से तमतमा रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। मनीष तिवारी ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 105 उपखंड 1 का खुला उल्लंघन है। इसका लोकतंत्र और संसद में बोलने की आजादी और विधायिका पर असर होगा। ये बात सही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसद चलती है, पर इस नियम कानूनों का ये मतलब नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करते हुए जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं। अधीर के विवादित बोल, जिस राज्य का राजा अंधा हो वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। प्रधानमंत्री की तुलना आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी से की। हालांकि प्रधानमंत्री पर इस टिप्पणी और कार्रवाई के बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी वही बात दोहराई, जिसके खिलाफ उन पर एक्शन हुआ है। अधीर रंजन का कहना है कि उनका इरादा पीएम का अपमान करने का नहीं था। मैंने सिर्फ धृतराष्ट्र और द्रौपदी का उदाहरण दिया था। हालात में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की बस्त्रण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो। वहीं कांग्रेस के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी भी हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि संसद की कार्यवाही के दौरान वो लगातार व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि वो देश और उसकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं
और ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। बार बार चेतावनी के बाद भी उन्होंने अपनी आदत में सुधार नहीं किया। वो बेबुनियाद और तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। अब ये उनकी आदत बन चुकी है। यानी अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है, जबकि संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा की तरफ से बताया गया है कि दोनों सांसदों का निलंबन जांच पूरी होने तक बना रहेगा। यानी इस बात में कोई संदेह नहीं कि मिशन 2024 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव देखने को मिलता रहेगा। मुद्दे भले ही बदलते रहें, लेकिन सियासी बवंडर चुनावी नतीजे आने तक थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो सस्पेंशन को लेकर सियासी उफान है, निलंबन पर रार है। सवाल यह कि कौन कितना जिम्मेदार। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे जी इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ओंकार नाथ सिंह जी मैं आपसे ही करूंगा। नेताओं की जुबान से आखिर काबू क्यों हटता जा रहा है? देखिए, काबू की कोई बात नहीं। संविधान में क्या हुआ है 105 में, इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा। इस पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकता। और ये इसके अंदर बाकायदे दिया हुआ है। तो अब अगर इसके तहत कोई उदाहरण दे रहा है, बिना नाम लिए दे रहा है, तो इसमें आदमी को इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं। जो सबसे बड़ी चीज है, इस सदन में इस बार जो वर्षाकालीन सत्र हुआ है, ये सदन की गरिमा को इसने गिराया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सदन की गरिमा को कैसे गिराया है? क्योंकि हम लोग सब लोग टीवी पर सीधा प्रसारण देख रहे थे इसका जी। और जो प्रसारण देख रहे थे उसमें जिस तरह से सदन के अंदर कार्रवाई चल रही थी, अब जिस समय आखिरी दिन था और प्रधानमंत्री जी को अपना वक्तव्य देना था, भाषण सबका जवाब देना था, जब वो सदन में प्रवेश किए हैं उसमें भाजपा के सांसद असम के थे, वो बोल रहे थे। नियम ये होता है कि जब कोई सदस्य चलती सदन के अंदर आता है तो वो चुपचाप अध्यक्ष पीठ का सम्मान करते हुए आके बैठ जाता है। लेकिन यहाँ भाजपा के सांसदों ने खड़े होकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, मोदी 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 के नारे लगाए, जैसा लगा कि कोई सभा हो रही है। ये क्या शोभा देता है? इसके पहले जब राहुल गांधी जी पहले दिन दूसरे दिन बोले थे तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने भी किया और उस पर स्पीकर साहब ने बाकायदे उनको टोका, ये नारेबाजी का स्थान नहीं है। हमें अच्छा लगा, हम कांग्रेस के साथ रहते हुए भी हमको अच्छा लगा कि नारेबाजी नहीं करनी चाहिए सदन के अंदर। ये कोई वो क्या कहते हैं सभा नहीं हो रही है जहाँ पर इस तरह की बात है। और यहाँ पे जब इन्होंने मोदी मोदी कहा तो स्पीकर साहब ने कुछ स्पीकर को निष्पक्ष दिखना चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं इसमें तो है, लेकिन जनता के निगाह में निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय बाकायदे जब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, तो आवाज आई सारे सांसदों की, क्विट इंडिया। परिवारवाद आई, क्विट इंडिया। अरे भाई, ये क्या सभा हो रही है, भाषण हो रहा है, आप इस तरह से सदन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सदन की गरिमा है। हमने कई बार देखा है, मैं अधिकारी भी रहा हूँ। मैं अधिकारी की जब था तो जब हमारे विभाग का प्रश्नकाल होता था तो हम जाते थे उसके अंदर, क्योंकि मैं प्रश्नकाल देखता था। तो मैं जाता था, अफसर की गैलरी में बैठता था और वहाँ देखता था किस तरह से मंत्री, मुख्यमंत्री और लोग आ रहे हैं, वो सर झुकाए हुए आते थे और चुपचाप बैठ जाते, सदन की पीठ का सम्मान करते हुए। ये जो तरीका अपनाया जा गया है इस सदन में, ये बहुत ही दुखदायी तरीका है। मतलब प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र कहना नहीं है और आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी से तुलना करना, ये आपको लग रहा है ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं? सवाल इस बात का है कि आर्थिक भगोड़ा
अगर जो है तुलना कोई कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये तो जैसे तुलना की वो बताएंगे। ये तो अधीर रंजन साहब तो आपकी पार्टी के नेता है ना? हमारी पार्टी के नेता है, लेकिन वो बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम लेके नहीं किया, उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं कहा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा। नहीं तो इसका मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि सदन के भीतर भी गैर कानूनी काम हो रहा है? नहीं, ये नियमानुसार तो काम नहीं है। आप बता दीजिए ये नियमानुसार काम हो। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना कि आपकी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो सस्पेंशन की कार्रवाई अधीर रंजन साहब के खिलाफ हुई है वो गैर कानूनी है। मनीष तिवारी साहब तो कह रहे हैं एक तो वो गैर कानूनी है। और गैर कानूनी क्यों है? अधीर रंजन जी कांग्रेस विधायक दल के, कांग्रेस के नेता है, और जो नेता होता है वो भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है लोकसभा में। इस तरह से ये पहला उदाहरण है कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है उसके नेता को बिना उसकी मौजूदगी में आपने निलंबित कर दिया। आपने वीरेंद्र सिंह जी से वहां बयान ले लिया। कम से कम स्पीकर जी को चाहिए था, अध्यक्ष महोदय को, कि भाई इस समय वो नहीं है, उनके आने पर उनसे पूछा जाएगा। अगर वो माफी मांगते हैं तो इस पर कार्रवाई निष्पादित की जाती है, और नहीं तो इसको सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, फैसला लेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इतना तो काम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अधीर रंजन साहब ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर वही शब्द दोहराए और कहा कि इसमें गलत क्या है। खैर मैं आऊंगा, क्योंकि माननीयों की जुबान पर जिस तरीके से काबू खोता जा रहा है, अब तक तो ये परिस्थितियां सड़क पर देखते थे, लेकिन अगर संसद के भीतर भी वही सूरत बनने लगी तो फिर अंतर क्या रह गया? इसी सदन में जी प्रधानमंत्री जी ने किसी को सुपर्णखा किया, कहा कि नहीं कहा? अभी तमाम बयान है, उन सब पर हम ओंकारनाथ जी चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बेहद गंभीर है। कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अगर कोई ये कहता है किसी प्रधानमंत्री के बारे में कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं तो वो भी गलत है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, अभी तो बहुत से बयान है ना ओंकारनाथ जी। और प्रधानमंत्री भी कोई मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। संदीप दुबे जी क्या जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं कि ये सत्ता का पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकतवर है सरकार, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, न सड़क पर सुनना चाहते हैं और अब तो सदन में भी नहीं सुनना चाहते। अक्षय जी, दो बातें महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रही। कांग्रेस पुरानी परंपरा, फूट डालो राज करो, भ्रष्टाचार की नीति, जो 1 रुपया चलता था 87 पैसे पहुंचते थे, उस नीति से अभी निकल ही नहीं पाई इस देश को। अभी मुझे विदेश भी जाने का मौका मिला, अवसर मिला। आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहा है, तकनीक पे आगे बढ़ रहा है, अपनी क्षमता बढ़ा रहा है अपने अपने देशों की। और विपक्ष जो है अभी भी बुराई में लगा हुआ है, एक दूसरे का टांग खींच रहा है। उसके पास कुछ नई नीति नहीं है, नियत नहीं है इस देश को आगे ले जाने की। वो एक ही विषय पे रखा हुआ है, कब मोदी जी असफल हो जाएं, कब मोदी जी की बुराई करते करते वो भूल जाते हैं, कब उसे देश वो राष्ट्र की बुराई करने लगता है। तो विपक्ष को अपना खुद स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए कि विपक्ष कहाँ खड़ा है। और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं जो आजकल INDIA कुछ बना हुआ है, ऐसे गठबंधन बना के चल रही है, तो कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ लिया है। तो इससे तो सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला, इससे तो कोई मोदी नहीं बनेगा। मोदी बार बार आता भी नहीं। एक मोदी जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री होना हम सबके लिए गौरव की बात है। तो इसको विपक्ष समझने को तैयार नहीं। विपक्ष के पास न नेता है, न विपक्ष के पास नीति है, विपक्ष के पास कोई भी राष्ट्र को लेके कोई संभावना है कि राष्ट्र के युवाओं के लिए क्या नीयत होनी चाहिए, कैसी नीति होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, युवा कैसे इस भारत को देखता है, विश्व को युवा कैसे देखता है, भारत का युवा विश्व के पटल पे कितना अच्छा कर रहा है, वो विपक्ष को पता ही नहीं, कांग्रेस को पता ही नहीं। कांग्रेस और विपक्ष के लोग तो अपने बच्चों को कैसे उनका भविष्य होगा, वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, उनमें से कौन प्रधानमंत्री बन जाए, इस विषय की लड़ाई इस देश में हो रही है। और इस वजह से जो आज संसद के अंदर जो माहौल बनाता है विपक्ष, वो विपक्ष चिंतादायक माहौल है। और आम भारतीयों को ये माहौल अच्छा नहीं लगता है। ये कांग्रेस खुद सोचे, कांग्रेस के साथी दल सोचे कि क्या वो जो कृत्य करते हैं, जिस तरह की टिक्का टिप्पणी करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ओमकार सर को तो मैं इसलिए बधाई दूंगा कि ओमकार सर तो लोकसभा स्पीकर में भी कमियां देख रहे हैं, तो सब में तो कमियां देख ही रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस अपने में कमियां क्यों नहीं ढूंढ रही है? क्यों, क्या कारण है कि देश की जनता उसको स्वीकार करने को तैयार? एक बयान का जिक्र अभी ओंकारनाथ सिंह जी ने किया संदीप, उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री का शूर्पणखा कहना किसी महिला सांसद को ये शोभा देता है, ये गरिमा बनाता है सदन की?
देखिए किस तथ्य में किस तरह किया गया। आप किसी के ऊपर इतना टिक्का टिप्पणी करेंगे, उसका अपमान करेंगे, अपमान तो मुझे नहीं लगता किसी का अपमान करना ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर कोई भाषा का प्रयोग करता है तो वो कोई किसी को चिन्हित करके तो नहीं कहता है। जो लोग हैं उनको बुरा लगना चाहिए। नहीं, यही तो अधीर रंजन कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो एक मिसाल दिया। बीजेपी मिसाल से इतना घबरा गई। नहीं, देखिए वो बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी जी, और कांग्रेस को मुबारक हो, उनको तो बोलने तक का नहीं दिया कांग्रेस से। तो उनकी अंदरूनी मामला, मैं सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको अपने देश और समाज के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचने की जरूरत है। मैं कांग्रेस में सर, एक तरफ मिलजुल कर, रमेश श्रीवास्तव जी, बात होती है कि मिलजुल कर अगर साथ चलेंगे तो देश का भला होगा, लेकिन जुबान पर अगर नेताओं की जहर हो तो मिलना जुलना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अधीर रंजन साहब ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या आपको लग रहा है कि अविश्वास पर हार से अधीर हो गए थे रंजन साहब, इसीलिए इस तरह की टिप्पणी की? अभी आपने अधीर रंजन जी की टिप्पणियों को सुनवाया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र से तुलना करी और नीरव मोदी से तुलना करी। अब अध्यक्ष जो सभापति महोदय है लोकसभा के, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। सदन के अंदर सभापति को अधिकार होता है करने का, लेकिन हर अधिकार के साथ एक नैतिक अधिकार अवश्य जुड़ा होता है। आप देखें कि विपक्ष पिछले 2-3 सत्रों से ये शिकायत कर रहा है कि जब भी वो बोलने के लिए विपक्ष के लोग खड़े होते हैं तो कई बार तो उनका माइक बंद किया गया है। खड़गे साहब ये शिकायत कर चुके हैं राज्यसभा में, वो तो बहुत सीनियर आदमी है। तो माइक बंद कर देना मतलब सरकार अब ये चाहती है कि विपक्ष गांधी जी, बहुत अच्छी बात है रमेश भाई, कम से कम खड़गे साहब की चिंता कर। ठीक, बोलने दीजिए संदीप, नहीं उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला ना, उनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। श्रीवास्तव जी, अब सरकार ये चाहती है कि विपक्ष या तो चुन के ही ना आए, और अगर चुन के आ जाए तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सदन में बैठा रहे, कुछ बोलना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस कुछ ना बोले। जो सरकार कर रही है सरकार का भांड बन करके बैठे, बस सरकार का गुणगान करे तो ठीक है, अदरवाइज सरकार का विरोध विपक्ष को नहीं करना चाहिए, नहीं तो सड़क पे नजर आओगे। आप देखें कि संसदीय इतिहास का कोई कालखंड मुझे याद नहीं आता जब विपक्ष के नेता को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात, राज्यसभा में संजय भाई सस्पेंड है, राघव सस्पेंड किया गया, उनको डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब आप विरोधी आवाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो विपक्ष को नहीं, मुझे ये बताइए श्रीवास्तव जी ना कि विरोध के नाम पर क्या अमर्यादित आचरण की छूट दे देनी चाहिए? क्या हम विपक्ष में हैं, विपक्ष दबा कुचला है इसलिए उनको गाली गलौज करने की छूट दे देनी चाहिए? भाषा पर कोई नियंत्रण ठीक नहीं है? नहीं ठीक आ रहा। संसद में कौन से शब्द मर्यादित हैं और कौन से असंसदीय हैं, इसकी पूरी सूची है, पूरी सूची है। चाहे अधीर रंजन जी हो या संजय भाई हो या राघव हो, उन्होंने कौन से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, एक बात। और अगर प्रयोग हो, वो तो कह रहे हैं फर्जीवाड़ा कर रहे थे सर प्लीज, सांसदों के नाम पर वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती मोहर लगवा रहे हैं कि भाई उनका भी समर्थन है, इनका भी समर्थन है। देखिए ऐसा है कि जब संसद की बात हो रही हो तो जरा हमें अपने शब्दों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सबके लिए मैं कह रहा हूँ, हम शब्दों पे बात कर रहे हैं, इसीलिए सर हम चर्चा लेकर आए। हम खुद ही कॉन्शियस नहीं है। सुनिए, आपने कहा मुहर लगवाई, अरे साहब मुहर नहीं लगवाई राघव ने, अब तो जांच होगी ना, नहीं करवाया, अब तो जांच होगी ना। सर प्लीज, अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो जयराम जी सर, पूरा तो अवसर दे रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं तो टोकूंगा भी ना, या आपको लग रहा है कि सिर्फ जितना मुझे बोलना है उसके बगैर मैं रुकूंगा नहीं? ऐसा भी नहीं चलेगा ना। आपने मेरे से पहले 2 पैनलिस्ट को टाइम दिया और धीरज के साथ उनको सुना। आपको भी बहुत धीरज से सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे ना? जो विशेषाधिकार समिति को प्रस्ताव भेजा गया है संसद के द्वारा, क्या उसको आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा? कहीं नहीं लिखा है फर्जी हस्ताक्षर की बात। उसमें यह कहा गया कंसेंट नहीं प्राप्त की गई, हस्ताक्षर की बात उसने भी नहीं लिखी, क्योंकि राघव ने हस्ताक्षर कराया ही नहीं। अब मुझे ये बताइए कि अगर संजय भाई संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी से उत्तर की अपेक्षा करते हुए अध्यक्ष से मांग कर रहे थे तो इसमें असंसदीय क्या था?
विपक्ष अगर सरकार से सदन में जवाबदेही नहीं मांगेगा तो कहां मांगेगा? सस्पेंड कर दो। वेल में चलकर नारेबाजी ठीक है। और सुने महोदय, एक मिनट सुन ले महोदय, कि इस सदन से सस्पेंड करने का ऑर्डर आया था, इस सत्र से किस आधार पे बढ़ा दिया गया? ये मनमानी नहीं तो और क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष की आवाज सुनना पसंद नहीं है इस सरकार को, लेकिन ये ध्यान रखिएगा संसद से बड़ी अदालत जनता की है और कानून की अदालत है। ठीक। राहुल गांधी को सदस्यता जबरदस्ती, यानी पहले जुबानी खर्च किया जाए, फिर इमोशनल कार्ड भी खेला जाए कि भैया जनता है, जनता तो जनार्दन है। अरे वो तो आप क्या बता रहे हैं? वो तो सभी लोग जानते हैं कि जनता जनार्दन है, जिसको भी आदेश करेगी वही आगे बढ़ेगा। लेकिन संजय चक्रवर्ती साहब, सर यहाँ पर बात जुबान की हो रही है, राहुल गांधी की नहीं हो रही, मोदी की नहीं हो रही, और या केजरीवाल की नहीं हो रही। यहाँ पर बात माननीयों की हो रही है कि भाषा पर कंट्रोल। सर मेरे पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है श्रीवास्तव जी, जवाब देना फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। नेताओं की भाषा जिस तरह की होती है मैं करूंगा ना, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सर ठीक है सर, सवाल पूछे सर सुनिए संजय चक्रवर्ती साहब, मुझे ये बताइए कि क्या मर्यादा लांघने से सियासत में चमक आ जाती है? क्या नंबर बढ़ते हैं पार्टी में नेताओं के, कि मोदी को जो जितनी गाली दे देगा उसके नंबर उतने बढ़ जाएंगे? देखिए, परंपरा शुरू किसने की? ये परंपरा शुरू किसने की? जो माननीय मोदी जी खुद जो है इस परंपरा को लेकर के आए। मतलब मोदी जी ने खुद अपने शब्दों में उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जस्ट भूतपूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन करके काली कोठी में नहाने वाला शब्द इस्तेमाल किया था। क्या वो परंपरागत संसदीय भाषा थी? लोग हंस रहे थे उस समय जब वो अंबिका सोनी के हंसने पर उनको जो है शूर्पणखा का एग्जाम्पल दिया। जिक्र किया मैंने। दिनों के बाद जो है शूर्पणखा की हंसी सुनाई पड़ी। एक महिला का अपमान नहीं था, महिला पूरी महिला कौम का अपमान था ये। तो क्या वो संसदीय था? मतलब हम करे तो ठीक, दूसरा करे तो गलत, हम करे तो पुण्य, दूसरा करे तो पाप, तो ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं तो मैं आपका पुण्य बताता हूँ ना चक्रवर्ती साहब, आप ये मत कहिए कि मुझे बीच में, आप ही को बोलने का पूरा अवसर है, लेकिन मैं इसी में पुण्य पाप का जिक्र आप कर रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, अगर वो कहते हैं कि मैं गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा अगर कोई व्यक्ति करता है। संसद में बोला है, संसद की अभी बात तो संसद की आ रही ना। मतलब संसद में गाली दी जाएगी तो वो गाली है, वरना उपहार है। नहीं चक्रवर्ती साहब, एक सेकंड, खुली पंजा किसने कहा था? जर्सी गाय किसने भेजी थी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? वो संसदीय भाषा है। तोलाबाजी पर मैं लोकतंत्र का थप्पड़ मारना चाहती हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री अगर खुद कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये संसदीय भाषा है। दूध का धुला कोई नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो। ये तो कह रहा हूँ ना, आप भी तो दूध के धुले नहीं ना आपकी पार्टी। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ ना, फिर एक को सजा क्यों, दूसरे को माफ क्यों? ये कौन सा इंसाफ है? किस तरह का इंसाफ है? आप किसी जो महिला को जर्सी गाय बोले, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, महिलाओं का लगातार अपमान करें और उसके बाद आप उम्मीद ये करें कि आपको माफ कर दिया जाए, दूसरों को साफ कर दिया जाए, ये कौन सी बात होती है? मतलब एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन तमाम ऐसे बयान हैं। बात कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, जिनके सस्पेंशन पर सियासी उफान है। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं ओंकार नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि नेताओं की जुबान को आखिर होता क्या जा रहा है। अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद आप लोग आग बबूला तो हैं, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही कि जिस पार्टी का मुखिया अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की टिप्पणियों का इस्तेमाल करता हो तो उसके नेताओं से यही उम्मीद की जाएगी, और क्या की जाएगी? भाई देखिए, जब इधर से इस तरह के बयान आते हैं, जो बहस की शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे जी ने, और निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा, सोनिया गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और जो भारतीय नारियों की विशेषता होती है वो मैं बताता हूँ कि वो भारतीय नारी जो है सबसे पहले अपने बेटे को सेट करना चाहती है, दामाद को सेट करना चाहती है। क्या भारतीय नारी इसीलिए? भारतीय नारी का अपमान नहीं है। भारतीय नारी अगर इसीलिए है तो रानी जी झांसी किस लिए थी? क्या वो अपने बेटे को राज कराने के लिए अपनी बलिदान दिया उन्होंने? बेगम हजरत महल किस लिए थी?
क्या उन्होंने अपनी जान इसलिए दी थी गोंडा के पास में जाके अंग्रेजों से लड़ने के लिए कि उनके बेटों को वो बचाना है, अफेक्ट करना? इस तरह की बात करके आप नारियों का अपमान मत कीजिए। और ये भारत की नारियां जो है बहुत आगे तक बढ़ी हैं। भारत की नारी खाली अपने बेटे को चेक करने के लिए नहीं। ठीक, जिस नारी का आपने सर जिक्र किया ओंकारनाथ जी, जिस नारी का आपने जिक्र किया, मैं सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूँ। मौत का सौदागर कब कहा था नरेंद्र मोदी को? उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब ये मुख्यमंत्री थे, साल 2007 में कहा था। और मौत का सौदागर इसलिए कहा था कि कांग्रेस के पास सूचना थी कि इन्होंने जानबूझकर कांग्रेस वो क्या कहते वहाँ के लोगों को मरवाया। और कांग्रेस के सांसद बराबर सरकार से गुहार लगाते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे, कोई मदद करने नहीं आया, उनकी जान चली गई। तो क्या कहेंगे उनको मित्रों का सौदागर कहेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हैं। अब कहेंगे भले ही जनता हमको अब तो उसके लिए माफ न करे या हराए या कुछ करे, लेकिन जो बात सच है वो सच है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी गुहार कर रहा है और आप उसको मरने का इंतजार कर रहे हैं, और उसके मरने के बाद आपने फिर वापस शांति स्थापित की, ये कोई बात हुई? तो इसलिए ये सब चीजों को देखिए, दूसरी चीजें समझिए। सदन के अंदर जिस तरह से सरकार गुमराह कर रही है लोगों को, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? मणिपुर में जब बोलने आए तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हमारा देश खूब बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और खूब एक्सपोर्ट हुआ है, इतना हुआ है जिसे कोई सीमा नहीं, और बन जाएगा वो विश्व की तीसरी शक्ति। अब जरा एक्सपोर्ट जान लीजिए कितना हुआ 2022-23 में। 2022-23 में नहीं, आज तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आज तो बात मिलाकर सर सुनिए ना, 70 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर हुआ। और आयात कितना हुआ? 892.18 अमेरिकी डॉलर हुआ। 122 अरब डॉलर का घाटा, और कह रहे हैं हमने बड़ी तरह कमाई कर ली। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा मणिपुर के ऊपर, ये कहते हैं कि मणिपुर में इतने दिन दंगा रहा, और बार बार सरकार ये कहती है कि जब पिछले दंगे हुए तो कितने दिन चले। अरे भाई, पिछले दंगे हुए उसमें प्रधानमंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने क्या किया? इसका मतलब आप भी वही करोगे और आदमी को मरने दोगे? ये कौन सी बात? ठीक है, कौन सी सफाई? संदीप दुबे, एक सुन लीजिए मेरी बात। तो दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मिजोरम पे देखिए, जनता को सदन के माध्यम से देश को बरगलाना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा मिजोरम पे 5 मार्च 1966 को बम बरसाए गए, एयरफोर्स के द्वारा बरसाए गए। कोई ऐसा करता है? आपने बताया नहीं देश को। जनता तो समझेगी कि देश की जनता को मारने के लिए सरकार ने किया। नहीं, राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह जी, राहुल गांधी ने तो अभी भी कहा कि एक दिन के लिए अगर सेना लगा दी जाए तो शांति आ जाएगी। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने क्यों उस समय मिजोरम में MNF लीडर लाल डांगे ने बगावत कर दी थी, स्वतंत्र घोषित कर लिया था, हथियारों पे कब्जा कर लिया था, खजाने पे कब्जा कर लिया था, चारों तरफ से सेनाओं को भगाने लगे थे जो फोर्सेस थी, और चारों तरफ से थलवार को रोक लिया था। नहीं तो उन्हें राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए ना कि अगर मणिपुर में आज ये हालात हैं। सुनिए ना सर, अब सुनिए आप, सुनिए, नहीं आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। ये बताइए कि मैतेई समाज के लोगों पर सेना से गोलियां चलवा दी जाए या कुकी समुदाय पर, किस पर राहुल गांधी चाहते हैं? सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जब हुई और उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अब क्या हम वहाँ पर औपचारिक बहुत लोगों से मान्यता दिलवा दें उसको? हम क्या, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बचाएं? ठीक है, अगर ये किया तो क्या किया, बुरा किया। राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ सेना भेजी जाए क्योंकि अब वहाँ पे 2 फाड़ हो गए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया कि जब वो मैतेई के से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी में अगर कोई कुकी समुदाय का हो तो उसको मत आइएगा, हम लोग को मार देंगे। और वैसे ही कुकी के यहाँ जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कुकी वालों ने कि मैतेई समुदाय को के आगे मत आइएगा वरना हम मार देंगे। तो इनको हटाना पड़ा, और इतना ही नहीं हुआ है। नहीं तो इनमें कौन गैर है, किन पर गोलियां चलनी चाहिए, मुझे बताइए ना। अक्षय जी, इतना ही नहीं हुआ। जब गृह मंत्री वहाँ गए थे और जब कुकी समुदाय से मिलने जा रहे थे तो कुकी समुदाय ने भी गृह मंत्री से कहा कि मैतेई को उनको बताइएगा मुख्यमंत्री को, नहीं यहाँ बवाल हो जाएगा। और मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं रहे थे, तो ये गृह मंत्री जानते नहीं। तो सर यही तो है कि मामला संवेदनशील है। आप लोग तो खुद जानते हैं कि मणिपुर की स्थिति क्या रही है। मैतेई समाज भी अपना है, कुकी समाज भी अपना है, नागा समाज भी अपना है। अगर आपस में टकराव है तो ये टकराव गोलियों से तो दूर नहीं होगा ना सर। एक मिनट, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है, इतनी बढ़िया बात है कि इसी में सारे जवाब मिल जाएंगे। जब हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं तो ये सरकार क्यों मुसलमानों के मकान गिराने लगती है? ये मान लिया कि यही पर दोषी हैं, क्यों गिराने लगती है? क्या वो उनके आदमी नहीं है? अरे जो पत्थर चलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। पत्थर चलाने के पहले कोई नोटिस देते हैं क्या वो? तो यहाँ
बनाया सर। नहीं सर, पत्थर चलाने के पहले वो कोई नोटिस देते हैं क्या कि आज हम पत्थर चलाने जा रहे हैं, आज आप सावधान रहिएगा? एक दूसरे को संदीप दुबे जवाब दीजिए इस पर। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि सरकार अहंकारी है, वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। अच्छा जी देखिए, जितनी गाली विपक्ष देता है और प्रधानमंत्री जी धैर्य से सुनते हैं अपने खिलाफ भी, तो ये लोग जितनी गाली देते हैं उतना ही कमल खिलता है। अब आपको मैं बताऊं इनकी असलियत क्या था कि गगोई साहब को जब सदन में नाम पुकारा गया तो वो सदन के पास मौजूद ही नहीं थे जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। आखिरकार ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विपक्ष की दृष्टि हमेशा की प्रधानमंत्री जी मणिपुर हिंसा पे बोले, और जब उन्होंने मणिपुर हिंसा पे बोलना स्टार्ट किया तो सदन से विपक्षी गायब था। तो विपक्ष कितना संवेदनशील है इस देश ने देखा। पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि इन लोगों ने जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव लेके आए, जिस मुद्दे पे लेके आए, जब सुनने की बारी आई तो ये प्रधानमंत्री को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। विपक्ष का काम क्या है? गाली दो। विपक्ष का काम क्या है? बुरा भला कहो। विपक्ष का जितने अच्छे तरीके से राहुल गांधी जी का बचाव ओमकार सिंह जी कर रहे हैं, शायद सदन के अंदर तो उनके सांसद जो बैठे हुए हैं, इंडिया के जो INDIA जो शब्द है उसके जो घटक बने हुए हैं वो तो बचाव नहीं कर पाते। वो एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी सर, ये जीत हार आप लोगों को मुबारक, लेकिन वो भी तो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता या उनको पसंद नहीं करता, तो प्रधानमंत्री भी तो विपक्ष का चेहरा नहीं देखना चाहते। ये आरोप उनकी तरफ से है। नहीं, ऐसा होता अगर हमारी तरफ से, तो क्या हम अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए सरकार तैयार होती? नहीं होती बिल्कुल। और तो कांग्रेस या विपक्षी जो भी पार्टियां जिस तरह से धैर्य अपना खो चुकी हैं, और कांग्रेस सत्ता के बगैर इस देश में नहीं रह सकती, और जिस तरह से इस देश में जातियों के गणित बैठा के राजनीति जिस तरह से ठीक है रमेश श्रीवास्तव जी, मैं संजय भाई आपके पास आ रहा हूँ। को ये सब स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं है, और ये जनता के नजरों से गिर रहे हैं। और एक अच्छा जी देखिए, यहाँ कांग्रेस के साथी हैं विरोधी पार्टी के, रमेश भाई हैं विरोधी पार्टी के, TMC के साथी हैं विरोधी पार्टी के, तो उनको तो 10 मिनट मिल रहा है, मैं तो मुझे 1 मिनट। सर, यहाँ पर दलों के दिल कब बदल जाते हैं ये किसी को पता नहीं है कि कल किसका दल किस दिल के साथ मिल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कम से कम मर्यादाओं को तो बनाकर रखना चाहिए ना रमेश श्रीवास्तव जी। या फिर आप लोग एक रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर देते कि सदन में जो जितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा उसके अंक उतने ही बढ़ जाएंगे? दे दीजिए छूट रमेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। अभी संदीप भाई जो बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, तो उनकी बात सुन रहा था इससे पहले वाले कमेंट में जब मैं बोल रहा था। उन्होंने कहा खड़गे साफ कह रहे हैं रमेश भाई। मतलब विपक्ष के नेता के लिए अध्यक्ष महोदय जो राज्यसभा के हैं, जो इन्हीं की पार्टी के सदस्य थे, अब उपराष्ट्रपति जी हो गए, उनका कई बार मैंने कहते हुए सुना। मैं बड़े ध्यान से दोनों शब्दों की कार्रवाई देखता हूँ। कई बार कहते सुना है, खड़गे जी आप हमें गाइड करिए, आप यहाँ बहुत सीनियर आदमी हैं। उनको साहब कहने में हमारे मित्र को आपत्ति है। मतलब भाजपा अपने प्रवक्ताओं को किस मानसिकता में ले आई है कि किसी सीनियर विपक्ष के नेता के नाम के आगे साहब भी नहीं लगा सकते, सम्मान ही नहीं करना है, लेकिन विपक्ष का सम्मान ही नहीं करना है। दूसरी बात श्रीवास्तव जी, साहब और लंबरदार कहने से अगर सम्मान बढ़ जाता है तो ये तो फिर अलग बात है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि चिंता सदन की मर्यादा को लेकर है। संदीप दुबे रुक जाइए। सदन की चिंता, क्या आपको लगता है कि जो भी स्थिति बनती है, चाहे आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगाएं या सत्ता पक्ष आप लोगों पर आरोप लगाए, लेकिन जो आचरण इन दिनों सांसदों का देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से, क्या वो ठीक है? बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है और पूरी गंभीरता से इसका उत्तर दूंगा। क्या अटल जी के समय किसी ने अटल जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्या उन्होंने विपक्ष के लिए कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? नहीं किया। देखिए, ऐसा है, सरकार सदन की नेता है, सरकार का बिहेवियर पूरे सदन पे रिफ्लेक्ट होता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं, TMC के प्रवक्ताओं ने एक बहुत बढ़िया शुरुआत की थी कि शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री सदन के नेता है, बाकी लोग उनके फॉलोअर हैं, उसमें सत्ता पक्ष के कुछ विपक्ष के हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसको कहते हैं लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उससे
गरिमा मेंटेन होती। नहीं, अब आपने शुरुआत की बात कही कि शुरू किसने किया था। 2007 में मौत का सौदागर अगर खुद ओंकारनाथ सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बोला था, डंके की चोट पर बोला था। 2014 में मणिशंकर अय्यर साहब ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, याद है आपको? कहाँ से शुरू हुआ? मैं आ रहा हूँ ओंकारनाथ जी, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। ये बातें चुनावी जनसभाओं में बोली गई थी। मैं भी यहाँ बोल सकता था कि 2015 के चुनावों में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या क्या किया गया, अर्बन नक्सल कहा गया, AK-56 क्या 57 कहा गया, ये जनसभाओं में हुआ था। मुझे एक बयान याद है अटल जी का, चुनावों में गर्जन तर्जन होता है, चुनाव समाप्त वो गर्जन तर्जन समाप्त, अब सरकार और विपक्ष दोनों को मिलके देश चला। जिस वक्त आपकी पार्टी के मुखिया ने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा कि अरे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा ना होना चाहिए, ये तो अनपढ़ प्रधानमंत्री है, ये ठीक है, वो तब कौन से चुनाव थे? मैं पुनः यही कहता हूँ कि जिस तरह का माहौल प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है, उस पर उनको आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर मैं विपक्ष का साथ क्यों नहीं पा रहा हूँ। हर बात में विपक्ष उनको साथ देने के लिए तैयार रहता है। ब्रेक पर जाने से पहले संजय चक्रवर्ती साहब, ताली एक हाथ से बजती है, अगर बजती तो बजा कर दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, पहली बात तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया गया था? मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी जी खुद पूरे इस सत्र में क्या आपको आखिरी दिन के अलावा नजर आए? नहीं नजर आए। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह क्या थी? सिर्फ ये वजह थी कि मोदी जी कम से कम संसद तो आए। मेरा बूथ सबसे मजबूत पूरे देश में गा रहे थे, राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन वो संसद नहीं आ रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी को गिराने के लिए नहीं, सरकार गिराने के लिए नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी को संसद में लाने के लिए था। अरे वो तो आपको भी पता था, आंकड़ों में आप इतना पीछे हैं, कहाँ से गिरा पाएंगे सरकार? सुन तो लीजिए भाई, हम ही इसलिए बोल रहे हैं ना, हम आंकड़ों के बाजीगरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा मोदी जी को लाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मोदी जी पहले 2 दिन आए नहीं आए, इसका मतलब वो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते थे, वो केवल बोलना चाहते थे। और बोले कितनी देर? 2 घंटा 14 मिनट बोले। आप तो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे, फिर वॉकआउट क्यों कर गए जब मणिपुर पर जिक्र हो रहा था? हम लोगों ने तो सुना, आए तो जब मणिपुर में बोले कितनी देर? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बोले, 2 घंटा 14 मिनट। जो भी बोले सदन में जवाब दिया। आप लोग यही तो कह रहे थे, अधीर साहब ने यही तो कहा था कि हमारा मकसद था विश्वास प्रस्ताव लाने का, कि प्रधानमंत्री को सदन में खींच लाए, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ, 134 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोले, सिर्फ 2 मिनट। और उसमें भी जो है हंसी ठट्ठा मजाक सब कुछ चल रहा था उसमें भी जो है केवल जो है विपक्ष को, वो भी हाई तो हम लोग को तय था, हम लोग को तो पता था कि मोदी जी जो है वो कहाँ से कौन बात को कहाँ से लेके कहाँ तक चले जाएंगे, किसको। यानी आपको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इस पर मंशा कुछ और है ना? मणिपुर को लेकर जो आंसू दिखाए जा रहे थे वो सिर्फ दिखा भी थे, इसका मतलब तो यही है, सदन से भाग खड़े होने का मतलब तो यही इशारा करता है ना सर। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सस्पेंशन पर सियासी उफान की। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक और खास मेहमान दिवाकर सिंह जी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप प्रवक्ता JDU हैं। दिवाकर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम बात आज माननीयों की भाषा पर कर रहे हैं। क्या जुबान पर नेताओं की कंट्रोल नहीं रह गया? दिवाकर सिंह जी नेताओं के राजनीति आज की जो शुरू हुई है 2014 के बाद से, जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार के बारे में DNA खराब है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था, सभी के भाषा पे नियंत्रण खत्म होता गया। जिस प्रकार से ममता दीदी के लिए प्रयोग किया गया भाषा का कपड़े से पहचानने की, तो इससे जब बड़े बड़े नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये सामान्यतः ये चीजें आ जाती है कि एक प्रकार से दूसरे विपक्ष के नेताओं को भी इस तरह से ऐसी भाषा के लिए बोला जाता है, इशारा किया जाता है। हालांकि अधीर रंजन साहब ने कोई ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल की थी, केवल इतना ही एक अंधे राजा की कहानी सुनाई और उसके बाद इतना बड़ा हंगामा खड़ा होना। देश के प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र की संज्ञा देना ठीक है दिवाकर सिंह जी? जी देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल संसदीय लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट आई है, हमारे बड़े बड़े नेता जैसे
आपके भाजपा के बड़े बड़े जिम्मेदार नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़ा चिंता होती है कि तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति आज की डेट में हमाम है, सब नंगे हैं? ऐसा सब हंगे नहीं है, सबकी तुलना आप नहीं करते। आप कभी भी हमारे नेता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। उनकी भाषा हमेशा, हमारे नेताओं की भाषा हमेशा संतुलित होती है। तो होता है कभी कभी, जैसे नेताओं के, अब बताया नहीं आपको कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस भाषा का, जिस शैली का, जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, उससे बड़ा मन दुखी होता है। और प्रधानमंत्री के लिए कहा जाए कि इन्हें तो गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए, नीच इंसान, खून की दलाली, जहर की खेती, मौत का सौदागर, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री, इसीलिए मैंने हमाम शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था दिवाकर सिंह जी। जी, वो बात आप सही कह रहे हैं। तो चिंता का विषय, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको सबको इस पे चिंतन करना चाहिए। ठीक। और संतुलित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। संजय चक्रवर्ती साहब, अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन ये मिसाल कायम कैसे होगी जो बात दिवाकर सिंह जी कह रहे हैं कि शुचिता तो राजनीति में थोड़ी इतनी तो रहनी चाहिए कि आमना सामना हो तो कम से कम दुआ सलाम तो हो सके। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी से हम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम देश में न सही, विदेश में तो भाषा का मर्यादा रखें। वो तो विदेश में भी जाकर कहते हैं, अरे हम इतनी किस्मत कहाँ भारत में पैदा हो गए। विदेश में जाकर के उन्होंने भारतीयों का अपमान किया है। देश तो छोड़ दीजिए, संसद छोड़ दीजिए, विदेश में जाकर के हम भारतीयों का अपमान कर चुके हैं। क्या उम्मीद करें हम इस प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करें? अभी जो उन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वाकई में नहीं आएंगे। इसने अशिष्ट रूप से भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री वाकई में दोबारा न आए। लेकिन वही अधीर रंजन साहब तो कह रहे हैं, कि आप 100 बार प्रधानमंत्री बनिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अधीर रंजन चौधरी किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 100 बार प्रधानमंत्री ये कहाँ से बनेंगे? पहली बार तो इनके 1 साल के बाद तो इनका वो मार्गदर्शन मंडल बनाया गया था, उसमें नहीं जाएंगे क्या? 75 साल के पूरे हो जाएंगे। चलिए, कम से कम आप इस बात का इंतजार करें कि 75 वर्ष जल्द से जल्द पूरे हो जाए, मार्गदर्शक मंडल की तरफ रुख कर जाए। जाएंगे नहीं, ये नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमेशा ओंकारनाथ जी तोड़ने के लिए, ओंकारनाथ जी, क्या कांग्रेस, अगर आप ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो गैर कानूनी है, तो क्या कांग्रेस अदालत की चौखट तक जाएगी? ये जैसा डिसाइड करेगा, ये हाईकमान का जो है, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो मनीष तिवारी ने कहा है कि हम लोग जा सकते हैं, जो उन्होंने कहा है हम उसको मानते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन है क्या? ये कंफ्यूजन क्यों कि अगर आपको लग रहा है कि गैर कानूनी काम हो रहा है तो ये आपका अधिकार बनता है कि उसको रोका जाए किसी तरह? बताया ना, ये हमारा काम नहीं है, ये हाईकमान का काम है। हाईकमान जो तय करेगा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सवाल इस बात का है, ये नहीं कि मतलब मैं कह दूं कोई बात, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो आप पहले कह रहे थे कि संख्या बल तो आप रखा ही नहीं, आपने डाल दिया उसके। अविश्वास प्रस्ताव से संख्या बल से कोई मतलब नहीं होता। आपको एक उदाहरण दें, 1957 में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था, 494 सीट उसमें होती थी और उसमें कांग्रेस की 371 सीटें थी। कुल 2 दल, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा दल जो था वो सोशलिस्ट पार्टी, जिस 2 दहाई अंक पास किए थे। कम्युनिस्ट को 27 सीटें मिली थी, सोशलिस्ट पार्टी को 11 सीटें मिली। और भारतीय जनता पार्टी 135 सीट पे लड़ी थी, जिससे 4 जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सदन के अंदर आए। और 1960 में श्री राम मनोहर लोहिया जी सदन में आए, बाई इलेक्शन में अलीगढ़ से चुन के आए और उन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जबकि संख्या बल कुछ नहीं था, लेकिन किया जब की सरकार की आलोचना की और नेहरू जी ने जो जवाब दिया, ऐसे प्रस्ताव आते रहने चाहिए जिससे कि सरकार की अपनी कमियों को पता चले। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 2028 में भी ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, लाएंगे क्या? अब 2028 में किस्मत साथ देती है तब ना। ठीक, अभी तो समय आने। संदीप दुबे, लेकिन आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है कि अगर आप जैसी मिसाल पेश करते हैं वैसा असर पड़ता है? घर का मुखिया अगर जिस तरह का आचरण करता है तो उसका असर बाकी सदस्यों पर पड़ता है, आपको लगता है?
देखिए जो आचरण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, हमें लगता है कि इसमें सबसे ऊर्जावान नेता है और उनसे हम सबको ऊर्जा मिलती है। एक और बात मैं कह के अपनी बात बहुत जल्द समाप्त करूंगा। ओंकार नाथ सिंह जी ने आज बिल्कुल साबित कर दिया कि विपक्ष की जो कथित संवेदना है, कथित वेदना है, वो सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति है। उनका मकसद सिर्फ क्या है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना। मैं तो कहूंगा आप लोग को मुबारक हो, आप जितना अपमान प्रधानमंत्री का करेंगे कमल नहीं खिलेगा। और आप चले, यहाँ पर सवाल फायदे और नुकसान के नहीं है, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, बीच में ही रोक रहा हूं। और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि राजनीति लोगों की भलाई के लिए है, इसको अखाड़े में तब्दील करने का कोई मतलब नहीं है। अखाड़ों का काम अखाड़ों को करने दीजिए, लेकिन राजनेताओं का जो काम है उस पर अगर फोकस करें और कहते हैं कि भाषा, राजनीति में बयानों के बहुत मायने होते हैं। अगर एक बयान लोगों के दिलों को छूता है तो एक बयान ऐसा भी होता है जो लोगों के दिलों में तीर सा घाव भी कर जाता है। नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है, क्योंकि इसकी मिसाल ठीक नहीं है। इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।